गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम मीरा एंड नबीला। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मीरा एंड नबीला, कैन यू हियर मी? ओके जी, वालेकुम अस्सलाम मिल रहा। आई हैव जस्ट 8 स्टूडेंट्स ऑनलाइन, तो बाकी स्टूडेंट को मैसेज कर दीजिए ज्वाइन कर लेना कि हम लेक्चर स्टार्ट करें। आपको क्या पढ़ा रहे थे? केस स्टडी आई थिंक चल रहा था। केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे थे। मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ, 2 से 3 मिनट लगेंगे उसमें। उसके बाद हम अपना कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। ठीक है जी। ओके नबीला, मैं स्लो बोल रही थी। पढ़ाना शुरू करूँगी तो थोड़ा ऊंचा बोलूँगी, ठीक है? फिर आपको आवाज़ आएगी मेरी। हम बस लेक्चर अपलोड हो जाए ज़रा।
ओके जी, केस स्टडी जो है आपके साथ लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, क्या होती है, थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस की थी प्रीवियसली, किस सब्जेक्ट में या डिसिप्लिन में सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ को यूज़ किया जाता था, बिजनेस के बारे में डिस्कशन हुई थी। उसके बाद आपको बताया कि आजकल जैसे अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हम केस स्टडी को क्यों पढ़ रहे हैं, तो मेडिसिन में यानी वेदर वी आर गोइंग टू बी और वी आर नर्सेज और डॉक्टर्स, तो उसमें भी हम किस तरह से पेशेंट्स की जो केसेस होते हैं उनको किस तरह से स्टडी करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, मकसद क्या होता है, और ऑब्वियसली उन्हीं चीज़ों के ऊपर फिर हमारी जो रिसर्चेज होती हैं वो हम आगे कंडक्ट करते हैं। और रिसर्च के लिए ऑब्वियसली आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें आपने इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करने होते हैं टू कलेक्ट द डाटा। सो इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स आपको बताई थी कि केस स्टडी में अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस की थी जो हम अक्सर करते हैं, और ऑब्वियसली हमें जब मालूम होंगी तो हम वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ओके जी, इसके बाद थोड़ी सी कुछ और चीज़ें थी, रिसर्च और केस स्टडी जो है दोनों चीज़ें साइड बाय साइड ही चल रही हैं ऑलमोस्ट, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम इफेक्ट केस स्टडी, उसमें पहले ये पढ़ाना था आपको कि टाइप ऑफ इंटरवेंशन बीइंग स्टडी, इंडिकेट व्हाट इंटरवेंशन इज़। अब वो उसमें मल्टीपल मेथड्स होते हैं हमारे जिनके थ्रू हमने इंटरवेंशंस को जो है वो स्टडी भी करना है और इम्प्लीमेंट भी करवाना है। ठीक है जी, यानी रिक्रूटमेंट है, ओरिएंटेशन है, सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्शन है, एक्टिविटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर है, और प्रोड्यूसर ग्रुप और रीजनल नेटवर्क, रूरल बिजनेस फेयर, कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोसीजर और सर्विस प्रोवाइडर, और वल्नरेबल वुमेन बेस लाइन, सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोसीजर और सर्विस प्रोवाइडर, वल्नरेबल वुमेन एक्सेट्रा। यानी जो कहीं भी हमने स्टडी जाहिर है हमने रिसर्च करनी है, स्टडी कंडक्ट करनी है, सो ऑब्वियसली वहाँ कुछ जब हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद वहाँ कुछ इंटरवेंशंस करनी होती हैं। आपको पता है कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है और एक आपका जो है एक्सपेरिमेंट ग्रुप बनाया जाता है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप के ऊपर ऑब्वियसली हम इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं और कंट्रोल ग्रुप के ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की जाती। तभी हम इवेलुएट कर सकते हैं कि वेदर कोई चेंज हमें नज़र आया दोनों ग्रुप्स में, अगर है तो ऑब्वियसली वो हमारी इंटरवेंशन की वजह से है। तो किस किस्म की इंटरवेंशंस हैं जो हमने अप्लाई करनी है, तो उसके लिए उसके प्रॉपर्ली स्टडी भी ज़रूरी है। जैसे अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है बेटा जिनको शायद हम किसी से पूछ के या इंटरव्यू के थ्रू इतना अच्छा कहना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इतना अच्छा हम उसे असेस नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम खुद उस चीज़ का हिस्सा बन के और फिर उसको एक्सपीरियंस करें। तो वो यही चीज़ें हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबको पता है अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई विलेज है तो उसमें वुमेन के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो वी ऑल नो कि वल्नरेबल वुमेन्स होती हैं, यानी उनके ना तो कोई उनके एजुकेशन के बारे में बात करता है, ना कोई उनकी जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कोई काम करना पसंद करता है। तो डिफरेंट किस्म की इंटरवेंशन हो सकती हैं जिनकी पहले स्टडी ज़रूरी है। अगर हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं होगा व्हाट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अपॉन आवर एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स, तो हम किस तरह से उन चीज़ों को एवेलुएट कर सकेंगे। Then study justification, describe what stimulated carried out the study and the hypothesis to be tested. अब whether आप स्पेसिफिकली किसी एक केस स्टडी की बात कर रहे हैं, किसी एक पेशेंट के ऊपर ऑब्वियसली आपने रिसर्च करनी है तो उसकी डिजीज से रिलेटेड या ग्रुप ऑफ जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर। फिर तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी डिजीज़ पे काम कर भी रहे हैं, हो सकता है किसी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वो बेसिकली स्टिमुलेंट था क्या जिसने आपको मजबूर किया कि आप जो है स्टडी कंडक्ट करें। देखिए 3-4 चीज़ें हो सकती हैं बेटे, जैसे आजकल की जो कोरोना की सारी सिचुएशन है वो बड़ी बेस्ट एग्जांपल है कि ऑब्वियसली ये डिजीज़ जब तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोई इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए कुछ नहीं था, किसी को वैक्सीनेशन का नहीं पता था, क्या केयर होनी चाहिए जो हमें फॉलो करनी है वो किसी को नहीं पता था।
لیکن دیٹ واز دا اسٹیمولنٹ. اس نے ہم سب کو جو ہے وہ پنچ کیا, اسٹیمولیٹ کیا دیٹ وی آر ناؤ ڈوئنگ اسٹڈیز اپون کرونا. اس کی جو ویکسینیشنس بنی ایسی تو نہیں بن گئی نا, ظاہر ہے اس پہ پورا اسٹڈی ہوا وائرس کیا ہے, کس قسم کی ویکسینیشن ہونی چاہیے, پھر اس کے کچھ ٹرائلز ہوئے, ایکسپیریمنٹس ہوئے, لوگوں نے والنٹیئرلی خود کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا اس کے لیے. سیم اسی طرح سے اگر ہم کسی ایک پیشنٹ کی ڈیزیز کو یا گروپ آف پیپل کی ڈیزیز کو لیتے ہیں یا کسی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں اوبویسلی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی, کوئی بیماری ہوگی, کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے ہمیں اسٹیمولیٹ کیا کہ اچھا ہمارے لیے یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے جس کے اوپر ہم اسٹڈی کیریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنا ہائپوتھیسس جو ہے اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. A detailed description of the study. Here describe study location, the current observation, past experiences is similar situation elsewhere, source of secondary information. اچھا, اب جو بھی اسٹڈی آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں اوبیسلی اس کا جو کمپلیٹ ڈیٹیلز ہے, کمپلیٹ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا اس اسٹڈی کا. اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. آپ کا ایک یہ جو اسٹڈی لوکیشن یا میپ کا ورڈ جو میں نے یہ یوز کیا یہاں, یہ سمپل یہ ہے دیٹ آپ ایک رفلی آئیڈیا کہہ لیجیے اپنی اسٹڈی کا. جو آپ پہلے سے کوئی بھی کام ہم یوں ہی تو منہ اٹھا کے کرنا نہیں نا شروع کر دیتے, بیٹا پلاننگ کرتے ہیں نا, آپ نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا, سب میں یہ طریقہ فالو کروں گا, یہ میرا ڈیٹا کلیکشن کا میتھڈ ہوگا, اور اس طرح سے وہ ساری چیزیں ہماری میپ میں آ جاتی ہیں. پھر اس میں آپ کی کرنٹ آبزرویشن بھی اوبیسلی شامل ہے. اس ڈسکرپشن کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں کرنٹلی آبزرو کی, ویدر پرسنلی یو بینگ پارٹ آف دا کمیونٹی, یا پھر آپ نے ان کا جو انٹرویو کنڈکٹ کر کے ان سے جو بھی چیزیں انفارمیشن کلیکٹ کی وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. اور پلس آپ کی پاسٹ ایکسپیرینسز, ویدر یو ہیو بین اے پارٹ آف اینی سملر سچویشن ان پاسٹ, کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس قسم کی کسی سچویشن کو انکاؤنٹر آپ نے کیا ہو, تو اوبیسلی آپ کو جو آپ کے پاس ایکسپیرینسز ہے وہ بھی یاد آئیں گے. اور سورسز آف سیکنڈری انفارمیشن, پرائمری انفارمیشن تو ظاہر ہے وہ بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کے کہنا چاہیے سیمپل سائز ہوتا ہے, جو آپ کی پاپولیشن ہوتی ہے جو آپ نے سلیکٹ کی ہے تو اسٹڈی جو اسپیسیفکلی, تو وہ لوگ سارے آپ کے پرائمری میں آ جاتے ہیں. سیکنڈری میں اوبیسلی پریویسلی کوئی اسٹڈی ہو چکی ہے اسی چیز کے اوپر, تو آپ وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. دین میتھڈالوجی indicate the approach to be used. Examples are individual interviews, structured or semi-structured questionnaire. Describe the indicators to be used for the study in this section. اب میتھڈالوجی, میتھڈ سمپل کیا یوز کرنا ہے, آپ کی اپروچ کیا ہوگی, ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, اس کی ایگزامپلز ہیں کہ کیا اپروچ یوز کریں گے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے. انٹرویوز کنڈکٹ کریں گے, کوشچنر یوز کیے جا سکتے ہیں, اسٹرکچرڈ کوشچنر ہو سکتا ہے, سیمی اسٹرکچرڈ کوشچنر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور آپ جس بھی مطلب ٹاپک کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں جو انڈیکیٹرس کیا ہوں گے آپ کے, یعنی کن چیزوں کو اسٹڈی کریں گے نا. کوئی اسپیسیفک آپ کو پتہ ہے ہمارے فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک آپ کا انڈیپینڈنٹ فیکٹر ہوتا ہے, ڈیپینڈنٹ فیکٹر ہوتا ہے, کون سی چیز کس کی وجہ سے چینج ہو رہی ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں بیسیکلی اسٹڈی کے اندر چیک کرنا ہوتا ہے. Detailed documentation of evidence, record all the findings, factual statements, measurements, results, photographs, samples, indicate how the indicators used help to arrive at the result. Mention if any potential indicators have been identified for further use. اب یو آل نو ڈاکیومنٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. ایویڈنس کے بغیر کوئی مطلب اب تو بالکل بھی سائنس کو اگر آپ کسی بھی برانچ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایویڈنس کے بغیر, ریسرچ بیسڈ ایویڈنس کے بغیر آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے جی. تو لیکن ان ساری چیزوں کی اوبیسلی ڈاکیومنٹیشن بہت ضروری ہے, بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ اگر پیشنٹ کو کوئی نرسنگ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں تو if you have not documented the interventions تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ڈاکیومنٹ نہیں کریں گے اٹ مینس آپ نے کچھ نہیں کیا. سمپلی آپ کی اس اسٹڈی سے ریلیٹڈ جتنی بھی فائنڈنگز ہیں
जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, वेदर आपने कोई फोटोग्राफ्स किसी की परमिशन से यूज़ की हैं, यूटिलाइज़ किया है, उसके अंदर आपका जो सैम्पल था उसमें जो लोग हैं उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, फिर जो आपके रिजल्ट्स आए, आपको पता है कि प्रॉपरली उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस लगाया जाता है, रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी रिकॉर्ड में होनी चाहिए, और ऑब्वियसली वो कब रिकॉर्ड में होती हैं, किस तरह से होती हैं, कि जब उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है। और साथ हम एक और चीज़ जो हमेशा जब से शुरू हुआ ये केस स्टडी में बार बार बताती आ रही हूँ कि एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हम आने वाले अपने जो फर्दर रिसर्चर्स हैं फॉर फ्यूचर, हम उनके लिए कुछ इंडिकेशंस छोड़ के जाते हैं, कुछ पोटेंशियल इंडिकेटर्स छोड़ के जा सकते हैं कि वो उनको फ्यूचर में अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, किसी की यहाँ तक समझ आ रही है? जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। इंडिकेट एनी स्ट्रेंथ, यानी जो स्टडी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव्स हैं, वीकनेस नेगेटिव्स, अपॉर्चुनिटीज related to the intervention. If cost benefit analysis is carried out, included in this section. Problems encountered during the project implementation should also be included here. These may involve materials, human resources, finances and timelines. Okay. इसमें ये है कि इस आपकी जो भी इंटरवेंशंस हैं विच वी हैव टू इम्प्लीमेंट, विच वी हैव टू अप्लाई, कि जो हमारी इंटरवेंशंस होती हैं बेटे, देखें हर चीज़ का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। हम किसी भी चीज़ को इस दुनिया में, जैसे हम किसी इंसान के बारे में, किसी शख्स के बारे में नहीं कह सकते कि वो 100% जो है वो ठीक है या 100% परफेक्ट है। तो इसी तरह से हमारी इंटरवेंशन है, उसमें बेटे कुछ ना कुछ जहाँ उनकी अच्छी बातें होती हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, वही हमारी इंटरवेंशंस में कहीं थोड़ी बहुत कुछ वीकनेसेस भी मौजूद हो सकती हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे मैं अभी इसी की जो हमारा आज की सारा इस तरीके से ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, इसी की मैं एग्जांपल दे देती हूँ। हो सकता है ये एक अच्छी बात है कि हमारे लिए इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये बिल्कुल है कि हमारे जो टाइम है, ठीक है, वो वेस्ट नहीं हो रहा, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या इस सारे सिनेरियो के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हम बस घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे जो एक इम्प्लीमेंटेशन का तरीका इंटरवेंशन है, उसकी पॉजिटिव चीज़ें या स्ट्रेंथ्स कह सकते हैं आप इस सारे ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम का। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो हो सकता है हमारे 20% बच्चे या 10% बच्चे ऐसे हों कि जो कुछ ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ बहुत अच्छी इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, या उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं।
तो ये एक वीक पॉइंट भी है कि हमारी कंट्री में ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट इसका हो सकता है कि हमें पहले इस चीज़ को भी रिजॉल्व करना चाहिए। सो किसी भी किस्म की आपकी जो इंटरवेंशन होती हैं, और उसी के साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, अवेलेबल हैं किसी भी एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ, वो क्या होती है, वो कुछ एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उसके। तो बेटे जब हम इंटरवेंशंस सेलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी ऑब्वियसली रिसर्च के लिए, हमने अगर इंटरवेंशंस करनी है, हम वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, यानी उसकी स्ट्रेंथ्स भी होती है, वीकनेस भी होती है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है विच आर रिलेटेड टू द इंटरवेंशंस। तो उन सारी चीज़ों को हमें अपने माइंड में रखना है। और अगर आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है, यानी ज़ाहिर है मैं स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, उस पर कॉस्ट भी आता है, ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट नहीं आता, लेकिन आपको उससे बेनिफिट कितना हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने वो इंटरवेंशंस की, आपने फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन दी है, यही आपकी इंटरवेंशंस हैं कि आपने किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए इंटरवेंशंस दी हैं, एजुकेट किया है, वो भी आपकी इंटरवेंशन से, उससे आपको बेनिफिट क्या हुआ है। ऑल्दो आपका उसके ऊपर कॉस्ट आया है, बट आपको उससे बेनिफिट देखें, आपका जो हेल्थ है, पूरा आपके कंट्री का हेल्थ सिस्टम है, अगर लोग उस एजुकेशन को सीरियसली लेते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और प्रॉपर यूज फॉलो करते हैं, तो उसका क्या आउटकम हमारे पास आता है कि लोग हमारे कम बीमार होते हैं, इसकी वजह से हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर बर्डन कम होता है। सो अगर हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है, जो कि बिल्कुल किया जाता है, वो भी इसी सेक्शन में हमें इंक्लूड करना होता है। अब उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए, यानी जैसे अभी बात की थी कि सब कुछ प्लान तो कर लिया, बट वी हैव टू इंटरवीन ऑल्सो। तो इम्प्लीमेंटेशन करते हुए उस प्रोजेक्ट को हमें जो भी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर की हैं हमने, वो भी आप इसी सेक्शन में इंक्लूड करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज, जिन लोगों को हो सकता है आपने यूज़ किया है डेटा कलेक्ट करने के लिए, आपका सैम्पल साइज़ हो गया, या एज अ डेटा कलेक्टर आपको किसी ने हेल्प आउट किया है, वो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी मटीरियल आपने यूज़ किया, वेदर इंटरवेंशंस में, डेटा कलेक्शन में, फाइनेंसेस कहाँ से आए और टाइम लाइन कितनी थी, डिसाइडेड होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा साल आप डेटा ही कलेक्ट करते रहेंगे या कि स्टडी कंडक्ट करते रहेंगे। तो टाइमलाइन कितना था, 6 मंथ्स का पीरियड था, आपने 4 वीक्स की इंटरवेंशंस की, 2 वीक्स में डेटा कलेक्ट किया, पोस्ट टेस्ट का क्या टाइम था, प्री टेस्ट का क्या टाइम था, वो सारी जो टाइमलाइन है वो भी यहाँ पर हमें इंक्लूड करनी होगी। Okay, अब आ जाता है potential indicators. Potential indicators would normally be identified during the study period. The field staff and beneficiaries are very important in helping to identify potential indicators. Identification is based on experience, discussion, observation, and being alert. Once identified, an indicator should be precisely described, paying particular attention to sensitivity, technical feasibility, being realistic, reliable, ethical, and its timeliness. ओके, आप स्टडी अपनी पूरी जो भी हम कंडक्ट कर रहे हैं, उसके दरमियान में कभी ऐसा भी होता है बेटा कि हमें
कुछ पोटेंशियल इंडिकेटर्स जो मैं अभी पीछे भी आपसे डिस्कस करके आई थी कि स्टडी के दौरान हमें कुछ और पोटेंशियल इंडिकेटर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट द फोकस ऑफ आवर स्टडी, हम उसके ऊपर रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं, माइट बी दे आर नॉट द आवर फैक्टर्स विच वी हैव टू डिस्कस और स्टडी अपॉन। तो ये चीज़ें होती किस तरह से आइडेंटिफाई होती हैं ये पोटेंशियल इंडिकेटर्स, ऑब्वियसली जो आपके फील्ड वर्कर्स होते हैं, जो आपके स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हीं की हेल्प से आप इन चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है ये ऐसी हर एक शख्स को नहीं पता लग जाती, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी जो है वो बेस कर रही होती है एक्सपीरियंस के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर, यानी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, आपने स्टडी की होगी, तो आप बड़े जल्दी से उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन अगर आपकी अच्छी है, आप अलर्ट रहते हैं हमेशा, तो उन पोटेंशियल इंडिकेटर्स को आप बड़े जल्दी से बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक दफ़ा जब आइडेंटिफाई हो गया कि जो आपके इंडिकेटर्स हैं दे शुड बी प्रिसाइजली डिस्क्राइब, अब आपने अपने आने वाले फ्यूचर के रिसर्चर्स के लिए अपनी स्टडी में उन इंडिकेटर्स को बड़े शॉर्टली प्रिसाइजली डिस्क्राइब करना है, और जो जहन में रखना है, थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत होती है टूवर्ड्स द कि आप जो भी चीज़ें आगे लोगों के लिए फ्यूचर के लिए डिस्कवर, वो कोई सेंसिटिव टॉपिक तो नहीं है, टेक्निकली वुड इट बी पॉसिबल, फिजिबल होगा हमारे लिए या नहीं होगा, रियलिस्टिक बातें होनी चाहिए, इस तरह की बातें ना हों कि जी हवाओं में करने वाली बातें, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप उस पर रिलाई कर सकें, एथिकल होना चाहिए, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका ख्याल रखिए और उसकी टाइमलाइन का ख्याल रखिए। चलिए यहाँ हम फिलहाल स्टॉप करते हैं, 11:15 हो गए, आप सब बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।
ओके जी, स्टूडेंट्स अटेंडेंस हो गई, अब नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।